वंदे मातरम बच्चों और आंग्ल नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फाइनेंशियल एनालिसिस का सबसे लास्ट चैप्टर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट। फ्लो का मतलब कैश का फ्लो। इस फ्लो को हम इनफ्लो कह सकते हैं और आउटफ्लो भी कह सकते हैं। ये जो इनफ्लो और आउटफ्लो है, ये एक स्पेसिफिक पीरियड का हम लेते हैं। ये पीरियड क्या होगा? ये पीरियड नॉर्मल केस में आपका फाइनेंशियल ईयर होगा, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। अब इस स्पेसिफिक पीरियड में जो भी इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ, जिसको हम एक अकाउंटिंग पीरियड भी कह सकते हैं, इस अकाउंटिंग पीरियड में होने वाले कैश के फ्लो को हम रिकॉर्ड करते हैं जिस स्टेटमेंट में, उसी को कहते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये जो फ्लो है हमारा, फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये इक्विवेलेंट क्या है? मतलब जो कैश के समतुल्य हो। तो इसमें आएगा क्या? कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जिसको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। एक्चुअली में जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हैं, इनका जो ड्यूरेशन है ये 6 महीने का होता है मैक्सिमम। तभी वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कंसीडर किए जाते हैं। तो ये 3 चीजें मेन आती हैं। इसके अलावा चेक, बैंक ड्राफ्ट एक्सेट्रा भी आएंगे, जो कैश और कैश से रिलेटेड हैं। वही हैं हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है, ये समझ में आ गया। अब हम इसके फ्लो को चलते हैं, समझते हैं। तो फ्लो जो भी है, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जो भी कैश का फ्लो एक अकाउंटिंग ईयर में एक बिजनेस में होता है, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जब हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है, उस समय जो भी हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, जिसको हम कहते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग, और दूसरा सब साल के अंत में, पीरियड के अंत में, तो उसको हम कहते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड। तो जैसे हमने देखा कि हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल और 31 मार्च को स्टार्ट हो रहा है, तो 31 मार्च को हमारे पास जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो क्या हो गया? एंड का। और 1 अप्रैल को हमारे पास जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो क्या हो गया? बिगनिंग का। जैसे जब आप क्लास करने आए तो आपके पास 500 रुपए है, और जब आप क्लास करके जा रहे हैं तो आपके पास 800 रुपए हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ड्यूरिंग द क्लासेस आवर्स आपने 300 रुपीज अर्न किया, 300 रुपए आपने बढ़ाए
इंक्रीज इन योर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो जरूरी नहीं है कि ये केवल 300 रुपए मिला ही हो सकता है कि कुछ पैसा आपका कहीं गया हो और कुछ पैसा आपको कहीं से मिला हो। नेट बैलेंस है ये 300 का, जो 300 इंक्रीज आपको दिखाई दे रहा है 500 से 800, इसी को हम कहते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर। तो स्टार्टिंग में हमारे पास 500 था और एंड में हमारे पास 800 था। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास कितना आया? 300 आया। और अगर यही 400 होता तो इसका मतलब 100 रुपए गया, डिक्रीज, नेट डिक्रीज है। ड्यूरिंग द ईयर हमारा आउटफ्लो हुआ, डिक्रीज हुआ। और अभी जो स्टेटस बता रहा है वो क्या बता रहा है? इंक्रीज, इनफ्लो बता रहा है। तो ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो 3 कैटेगरी क्या क्या है? वो है इनफ्लो, आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इनफ्लो, आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और इनफ्लो, आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो हमारे साल भर के पीरियड में, एक अकाउंटिंग पीरियड में जो भी कैश से रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही हैं, जिन भी सोर्सेज में पैसा आ रहा है और जिन भी सोर्सेज में पैसा जा रहा है, उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आने वाला पैसा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आने वाला पैसा, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आने वाला पैसा। अब थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि ऑपरेटिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है और फाइनेंसिंग क्या है। तो आते हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग का मतलब रिलेटेड टू डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन या एक्टिविटीज। जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उससे आने वाला पैसा और उसमें लगने वाला पैसा का रिकॉर्ड हम कहां पे बनाते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। और आपको पता है कि जब हम ऑपरेटिंग की बात करते हैं तो उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज का भी एक पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का मतलब करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज। तो इस तरीके से डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज और करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटीज में लगने वाला पैसा मतलब आउटफ्लो, और उससे जनरेट होने वाला पैसा मतलब इनफ्लो। तो इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके अलावा एक सबसे जो खास बात आपको ध्यान रखनी है कि वो ये है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम केवल कैश का फ्लो देखते हैं। अदर देन कैश जो भी आइटम है उनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे अभी जब हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैलकुलेशन में आएंगे तब। आगे बढ़ते हैं तो आगे है इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग से मतलब क्या है? बिजनेस में जो पैसा हमारा लगा है लॉन्ग टर्म के लिए, जिसको हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, मतलब नॉन करेंट एसेट्स में हमारा जो पैसा लगा हुआ है, उसमें इनफ्लो और आउटफ्लो।
जैसे एक मशीन है, तो मशीन में हमारा आउटफ्लो कैसे होगा और इनफ्लो कैसे होगा मशीन से। तो जब हम मशीन खरीदेंगे तो पैसा क्या होगा, जाएगा, आउटफ्लो हुआ। तो जब भी हम परचेज करेंगे तो ये हमारे लिए क्या हो गया, आउटफ्लो। और जब भी हम उस मशीन को सेल करेंगे तो क्या होगा, हमारे लिए पैसा आएगा, इनफ्लो। तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, परचेज एंड सेल किसका, टेंजिबल एसेट्स, जितने भी टेंजिबल एसेट्स हैं, नॉन करेंट एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स, उसके अलावा इनटेंजिबल एसेट्स को भी आपको लेना है। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, इन सब का भी परचेज और सेल किया जा सकता है। और इन्वेस्टमेंट, इनसे रिलेटेड मतलब टेंजिबल एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर। इनटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। और इन्वेस्टमेंट, किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स में जो पैसा लगा है, सिक्योरिटीज में जो पैसा लगा है, वही हमारे लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है। इनसे परचेज और सेल। इसके अलावा जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी कंपनी की सिक्योरिटीज हमने लिया है, तो उस पर हमको रिटर्न भी मिलेगा। रिटर्न किस फॉर्म में मिलेगा, इंटरेस्ट और डिविडेंड के फॉर्म में, डिविडेंड रिसीव्ड। इसके अलावा कभी कभी कंपनी करती क्या है कि अपने एम्प्लॉयज को रहने के लिए घर देती है और उससे नॉमिनल किराया भी लेती है। तो ये जो किराया है, ये भी क्या है, हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, रेंट रिसीव्ड। तो ये हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट, उससे पैसा आना और जाना। अब आते हैं हम लोग इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है बिजनेस चलाने के लिए कि फंड की व्यवस्था कहां से होगी, फाइनेंस कहां से आएगा। तो बिजनेस में फाइनेंस के सोर्स क्या है, कैपिटल है, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और नॉन करेंट लाइबिलिटीज हैं। समटाइम्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज भी हैं। जो मेजर सोर्स हैं वो क्या है, शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट। इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। तो फाइनेंस से रिलेटेड मतलब रिलेटेड टू इशू और रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, issue and redemptions of debentures, bonds, raising, repayment of loan। और जब शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स हैं तो उस पर हम भी तो रिटर्न देंगे। जैसे इन्वेस्टमेंट में हमने शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स खरीदा तो हमको रिटर्न मिला, वैसे ही हमने जब किसी को दिया हुआ है तो हम भी तो उसको रिटर्न देंगे। किस फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, इंटरेस्ट और डिविडेंड। अभी डिविडेंड के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएंगे। पेड, इंक्रीज और डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इतने आइटम आते हैं हमारे इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज में। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन आपको करने हैं वो पांच उंगली 5 कैलकुलेशन कैश फ्लो में। सबसे पहला जो कैलकुलेशन है वो किसका है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग।
दूसरा जो कैलकुलेशन हम करेंगे वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड। कैसे करेंगे वो अभी हम लोग समझते हैं। तीसरा कैलकुलेशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, चौथा कैलकुलेशन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, और पांचवा कैलकुलेशन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। तो ये 5 कैलकुलेशन आपको करना है और फिर जो वैल्यूज आएंगे उनको हम एक स्टेटमेंट में रखेंगे जिसको हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आइए अब हम समझते हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग और एंड का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग और एट एंड, तो ये मिलेगा हमको कैसे। बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया रहता है, इसमें 2 डेट दी रहती है, 31 मार्च 2021 एंड 31 मार्च 2022। तो अगर हम ईयर देखें तो ईयर से हमको पता चल जाएगा कि ये हमारे लिए क्या है, ओपनिंग की इंफॉर्मेशन है और ये क्या है, क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन है। और अभी हमने बताया था कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम लेते क्या है, 3 इंफॉर्मेशन लेते हैं, कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है बैंक, कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। 2021 में बैंक का बैलेंस है 20,000 रुपए, कैश का बैलेंस है 10,000 और मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं 5,000। वही जब हम क्लोजिंग में आते हैं तो बैंक का बैलेंस है 15,000 और कैश का बैलेंस है 25,000 और मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमारे पास नहीं है। अब हमको क्या निकालना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड। तो फॉर्मूला क्या है, इन तीनों का टोटल है, तो आपको इन तीनों का टोटल कर देना है। 20, 10, 5 35,000 और 15 और 25 मतलब 40,000। तो इस तरीके से हम देखें तो हमारा 35,000 कब है, 31 मार्च 2021 या इसी को हम कहेंगे 1 अप्रैल 2021, मतलब ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर। इसी तरीके से ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमारी कब की है, ये 31 मार्च 2022, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड। इस तरीके से हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड का कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहला कैलकुलेशन आपको यही करना है। यहां पे ध्यान क्या देना है, कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इस तरीके से बैलेंस शीट में दिया रहेगा आपको, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 10,000, 12,000, 2021, 2022। तो कंफ्यूजन कहां होती है बच्चों, आप लोग करते क्या हैं, इसी वैल्यू को ले लेते हैं बिना आगे बैलेंस शीट में देखे। लेकिन कभी कभी बैलेंस शीट में अलग से दिया रहता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज 3,000 या दोनों में दे सकता है 2,000 और 3,000। तो ऐसे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका यही है। आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है और फिर वैल्यू निकालनी है
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड की। क्लियर? अब अगर हम देखें दोनों में, तो यहां पे अगर हम देखें तो दोनों का डिफरेंस कितने का है? 3000 का है। तो हमारा जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर होना चाहिए, जब हम सॉल्व करेंगे तो वो कितना होना चाहिए? 3000 होना चाहिए। जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैलकुलेशन, इन्वेस्टिंग का कैलकुलेशन और फाइनेंसिंग का कैलकुलेशन कर लेंगे तो तीनों के इनफ्लो और आउटफ्लो को जब हम मिलाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? इतनी वैल्यू आनी चाहिए। तो इसका मतलब आप सही जा रहे हैं। कैश फ्लो का कैलकुलेशन करते समय एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि कभी कभी जैसे ये 12,000 अगर होता तो यहां पे वैल्यू कितनी आ जाती? 22,000 आ जाती। तो 22,000 और 15,000, इसका मतलब जो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो कितना आ जाएगा ड्यूरिंग द ईयर? 7,000 निगेटिव। हम जब लेके आए थे तो 22,000 था, लेकिन अंत में हमारे पास कितना है? 15,000। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर 7,000 का कैश यूज हुआ है। अब यहां पे जो लिखने का तरीका है वो निगेटिव के लिए आपको -7,000 की जगह ब्रैकेट में 7,000 लिखना होगा। स्टेटमेंट के एनालिसिस में हम निगेटिव के लिए ब्रैकेट का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको एक फुट नोट भी लगाना पड़ेगा कि ब्रैकेट में जो भी इंफॉर्मेशन है वो निगेटिव बैलेंस है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। निगेटिव जहां पे भी आएगा तो माइनस ना लिख के आपको क्या करना है? ब्रैकेट लगाना है और सॉल्व करने के बाद लिखना है नोट में कि फिगर्स इन ब्रैकेट शोज नेगेटिव बैलेंस। दैट्स इट। ये कंपलसरी है, लिखना ही है आपको, ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैलकुलेशन को समझेंगे। धन्यवाद।